चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मगध राज का उत्कर्ष। हेडिंग है मगध राज का उत्कर्ष। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, धर्म तक पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। आगे देखते हैं मगध राज का उत्कर्ष। मगध कहाँ पड़ेगा? बिहार में। वर्तमान में मगध है बिहार में। ठीक है, बिहार के दक्षिण का भाग ये कहलाता था मगध कहलाता था। देखिए इसमें मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक विराहदर्थ। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन थे? विराहदर्थ। इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिवर्ज। गिरिवर्ज या फिर राजगिरा। भाई गिरिवर्ज जिसको राजगिरा कहा जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ये इस पर ध्यान नहीं रखना है। तो मगध है साम्राज्य का शुरुआत हो रही है। और मगध साम्राज्य का सबसे शुरुआत में जो वंश है उसका नाम है हर्यक वंश और इसके संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिंबिसार की हत्या उसी का पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। तो ध्यान रखना है, बिंबिसार की हत्या कौन कर दिया? उसी का पुत्र अजातशत्रु। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायीन मगध की गद्दी पर बैठा। यहाँ पर पहला कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार था और ये मगध का साम्राज्य है। मगध साम्राज्य की बात चल रही है। उसमें से वंश कौन सा है? हर्यक वंश। हर्यक वंश में पहला कौन आया? बिंबिसार। दूसरा कौन आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु और तीसरा आगे उदायीन आगे। बिंबिसार के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, बस उसके संस्थापक ध्यान रखना है कि यह हर्यक वंश की स्थापना किए थे। इसका पुत्र है अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध संगति हुआ था। पता है आप लोग को? कल के क्लास में बताए थे। अजातशत्रु बता देना है कि कितनी बौद्ध संगति हुआ था इसके शासनकाल में? प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में। और ये समय चलता है 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व चलता समय। आप लोग बताना है कि पहला बौद्ध संगति के समय अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। कौन किए थे? महाकश्यप। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? राजगीर। देखिए यहाँ पर भी हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार किए थे। इसकी राजधानी कहाँ था? राजगिरा या गिरिवर्ज। तो इसका पहला बौद्ध संगति कहाँ होगा? राजगिरा। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या है? उदायीन। उदायीन। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दिया? उदायीन कर दिया। ठीक है, अब जो हर्यक वंश का जो राजधानी था गिरिवर्ज या राजगिरा, अब वहां से चेंज होगा और ले आएंगे कहाँ पर? पाटलिपुत्र। कहाँ ले आएंगे? पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र। कौन ले आते हैं? उदायीन। तो इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि उदायीन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। और ये राजधानी गिरिवर्ज से, राजगिरा से राजधानी कहाँ ले जाता है? पाटलिपुत्र की स्थापना की और वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो उदायीन जो था किस धर्म का? जैन धर्म का। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायीन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा थे वह कौन थे? नागदशक। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। ध्यान दीजिए इसमें। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र कौन कर दिया? अजातशत्रु। और यह जो अजातशत्रु जो थे वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए। और जब बौद्ध धर्म अपना लिए तो इसी के शासनकाल में होता है प्रथम बौद्ध संगति। अजातशत्रु के शासनकाल में अध्यक्षता किसने किया थे? महाकश्यप। और ये बौद्ध संगति होता है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है? राजगिरा गिरिवर्ज में। राजगिरा में होता है, राजगीर में होता है। उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र आते हैं कौन? उदायीन। और उदायीन राजगिरा से राजधानी कहाँ ले जाते हैं? पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम का स्थापना किसने किया है? उदायीन। ठीक है, आगे हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुए? नागदशक। अंतिम राजा कौन हुए? नागदशक। और नागदशक की हत्या कर दिया कौन? शिशुनाग। नागदशक की हत्या किसने कर दिया? शिशुनाग। और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो बताइए इसमें हर्यक वंश कौन वंश है? हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश।
ठीक है। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? वैशाली। कहाँ ले गया? वैशाली। ध्यान रखना है, शिशुनाग ने, या पूछा जाएगा शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। पूछा नहीं पूछता है, एक के दे देता है, राजा के बारे में देता है और आप उसका राजधानी पूछा जाता है। तो शिशुनाग की राजधानी वैशाली। शिशुनाग ने किसका हत्या कर दिया? नागदशक। नागदशक किस वंश का? हर्यक वंश। आगे देखते हैं, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक। कौन आया? कालाशोक। तो ध्यान रखना है कि कालाशोक के अध्यक्षता में, कालाशोक के शासनकाल में भी बौद्ध संगति हुआ था। किन बौद्ध संगति? दूसरे बौद्ध संगति होता है कब? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है? कहाँ होता है? वैशाली में। तो यहाँ पर स्थान अब ध्यान रखना है, पहला हुआ था राजगीर, दूसरा कहाँ होगा? वैशाली। ठीक है, दूसरा क्या जगह? वैशाली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था दूसरे बौद्ध संगति। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सबाकामे। कौन किया था? सबाकामे। आगे, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश में 3 राजा ध्यान रखना है। कौन कौन? शिशुनाग के पुत्र कालाशोक, और कालाशोक के बाद आए नंदीवर्धन। बस 3। ठीक है, उसमें भी हर्यक वंश में 3 है, 4 है। पहला कौन सा था? बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा नागदशक की हत्या शिशुनाग। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली, उससे पहले कहा था? पाटलिपुत्र, उससे पहले कहा था? राजगीर। ठीक है, आज चलते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद है। अब आगे है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, और इसका हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद किसका स्थापना होती है? नंद वंश का। तो ध्यान रखना है, नंदीवर्धन का हत्या महापदम नंद कर देता है। और किस वंश का स्थापना करता है? नंद वंश का। वह अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का पहला शासक महापदम नंद, और दूसरा है घनानंद। पहला और अंतिम ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें 2 राजा, पहला महापदम नंद और दूसरा घनानंद। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना होती है। यहाँ पर घनानंद की हत्या कर देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद की हत्या कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और उस पर एक नया वंश का स्थापना किया जाता है, उसका नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश को बहुत जल्दी निपटा दिए जी। यहाँ पर कुछ तो नहीं पता है। चलिए यहाँ थोड़ा ध्यान लीजिए मौर्य वंश के बारे में। यहाँ पर घनानंद कौन है? घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता कौन किए थे? चाणक्य। कौन किए थे? चाणक्य को कहते हैं कौटिल्य। क्या बोलते हैं? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त का एक पुस्तक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का संबंध है किसे? राजनीति से। किस संबंध है? राजनीति से। अगर ध्यान रखना है इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया बिंदुसार। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आए थे? मेगास्थनीज। कौन आए थे? मेगास्थनीज। थोड़ा इसके बारे में यहाँ पर जान लीजिए कि पहले था नंद वंश। कौन वंश था? नंद वंश के बाद कौन सा आया? मौर्य वंश आए। यहाँ पर नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद। सिकंदर का नाम है सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? सिकंदर महान। अब सिकंदर जिस समय आक्रमण करने के लिए भारत पर आए थे, उस समय राजा यहाँ पर वंश था। कौन सा वंश? नंद वंश। और इसके राजा कौन थे? घनानंद। लेकिन आक्रमण यहाँ नहीं हो पाया था, यह लड़ाई हो गया था इससे पहले। ये जो साम्राज्य है, मगध साम्राज्य है, उससे पहले यहाँ पर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और यहीं पर झेलम नदी के किनारे, पाकिस्तान में कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी बहती है। झेलम नदी के किनारे लड़ाई हो जाता है राजा पोरस और किसके बीच? सिकंदर के बीच। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई हो जाता है। ठीक है, और ये घमासान युद्ध होता है। और उसके बाद पोरस के हार होती है, और आगे सिकंदर की सेना ब्यास नदी, कौन नदी है? व्यास नदी कहाँ बहती है? पंजाब में।
कहाँ होती है? पंजाब में। और सिकंदर की जो सेना होती है ब्यास नदी को पार करने के लिए मना कर देते हैं, और जब मना कर देते हैं तो उसके बाद उसका सेना के सहित सिकंदर वापस चले जाते हैं। सिकंदर जाने के बाद उनका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि सिकंदर का सेनापति, किसका सेनापति? सिकंदर का सेनापति, और इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर वापस आते हैं युद्ध करने के लिए, और जब युद्ध करने के लिए आते हैं तो उसमें घनानंद नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घनानंद का मृत्यु हो जाता है। कौन मार देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, और उसमें शासन चलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। अब युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, और सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। ठीक है, और फिर सेल्यूकस निकेटर का पुत्री का नाम है कार्नेलिया। क्या नाम है? कार्नेलिया। और कार्नेलिया का विवाह हो जाता है किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, उसके बाद का कहानी आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन छूटा हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़ाई किसके साथ होता है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का पुत्री का नाम कार्नेलिया। कार्नेलिया का विवाह होता है किस साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक हो गया घनानंद। घनानंद के समय भारत पर आक्रमण किए थे कौन? सिकंदर। और यहाँ पर लड़ाई हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच में। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में झेलम नदी के किनारे। ठीक है, राजा पोरस की हार होती है। उसके बाद सिकंदर भारत आने के लिए ब्यास नदी तक पहुंचती है, और ब्यास नदी पार करने के लिए मना कर दिया जाता है सेनाओं के द्वारा, और उसके बाद वापस चले जाते हैं। और इसमें ध्यान रखना एक सिकंदर का जल सेनापति, सिकंदर का जल सेनापति, उसका नाम था नियारकस। क्या नाम था? नियारकस। दो सेनापति ध्यान रखना है, एक सेल्यूकस निकेटर और दूसरा नियारकस। ये दोनों सिकंदर के सेनापति थे। सिकंदर सेनापति में सेल्यूकस निकेटर और ये नियारकस। ये जल सेनापति, कौन सेनापति है? जल सेनापति। और ये हो जाएगा थल सेनापति। आगे आते हैं सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व। सिकंदर जन्म कब होता है? 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसका पिता का नाम फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। जन्म कब होता है? 356 ईसा पूर्व। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। ध्यान रखना है, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। अरस्तु के गुरु का नाम बताइए? प्लेटो। क्या है? प्लेटो। तो पूछा जाता है अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। ठीक है, ध्यान रखना है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु का गुरु का नाम प्लेटो, और प्लेटो गुरु का नाम सुकरात। ये तीन क्रम ध्यान रखिएगा। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ध्यान रखना है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। आगे सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध या झेलम का युद्ध कहा जाता है। अभी बता रहे थे कि सिकंदर भारत पर विजय पाने के लिए आए थे, और उससे पहले यहाँ पर पाकिस्तान भी किसका हिस्सा था? पहले भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान भी पहले किसका हिस्सा था? भारत का ही हिस्सा था। तो सिकंदर को यहाँ पर पंजाब के शासक क्या नाम है? पोरस। पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे कहते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध बोलते हैं, और यह झेलम नदी किनारे हुआ था, इसलिए झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइडेस्पिस या झेलम युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। पहले नाम था विपाशा, अभी है ब्यास। यूनानी नाम हाइप्सिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। तो सिंपल सवाल पूछता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने के लिए मना कर दिया? तो ब्यास नदी। ब्यास नदी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हो गया? बेबीलोन में। जब उसकी सेना ने पार करने के लिए मना कर दिया तो वापस उन लोग चला गया। जब वापस जा रहे थे तो यहाँ एक जगह मिलता है इराक। कौन सा स्थान पड़ता है? इराक। और इराक में एक स्थान है बेबीलोन, और इसी जगह में सिकंदर का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, कब होता है? 323। जन्म कब होता है? 356। इसके पिता का नाम फिलिप।
सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में? 33 वर्ष की अवस्था में ही हो गई। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम था बहु कैफला। क्या नाम था? बहु कैफला। ध्यान रखना है, सिकंदर का घोड़ा का नाम था बहु कैफला। कहा जाता है सिकंदर की मृत्यु के बाद भी घोड़ा का उसका मृत्यु हो जाता है। आगे इधर मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आगे दिया हुआ है, मतलब उसमें किससे निपटा दिया, इसलिए कारण से उसमें बताना पड़ा। यहाँ से पढ़ रहे थे पीछे कई बार, फिर से पहले मगध। क्या पढ़े थे? मगध। मगध पर सबसे पहले किस वंश? हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश में कितने राजा? पहला नाम बिंबिसार, दूसरा अजात शत्रु, तीसरा उदायीन, और आगे नागे दशक। नाग दशक अंतिम हो गए, अब पहले हो जाएंगे बिंबिसार। अजात शत्रु के शासनकाल में क्या हुआ था? अजात शत्रु शासनकाल में पहला बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु, अजात शत्रु की हत्या उदायीन। ठीक है, आगे चलते हैं। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगिरा। कब बनाया था? राजगिरा। अजात शत्रु का भी राजगीर, और राजगीर में ही प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। इसी शासनकाल में होगा तो यहीं पर होगा। ठीक है, आगे उसके बाद उदाई ने पाटलिग्राम की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद राजधानी राजगीर से कहाँ चल जाता है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। आगे अब नागदशक की हत्या, नागदशक की हत्या किसने कर देता है? शिशुनाग। और उसके बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ही ने किए थे। ठीक है, और अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली। पाटलिपुत्र कौन ले गया था? उदायीन, और वहां से हटा कर ले गया वैशाली। अब इसी में आएगा शिशुनाग में आएगा, शिशुनाग के बाद आएगा कौन? कालासौ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालासौ पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया, और शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का के बाद आएंगे कौन सा वंश? कौन सा वंश? नंद वंश। और नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद। महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद, और घनानंद, और उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, और नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद। दोनों के बीच युद्ध होता है, और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता किए थे कौटिल्य, और कौटिल्य ने की सहायता से घनानंद को हरा दिया। और उसके बाद एक नए वंश का स्थापना होता है मौर्य वंश। उसी के बीच में आता है आगमन किसका? सिकंदर का। घनानंद के समय, घनानंद के समय आता है सिकंदर। और सिकंदर के बारे में थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ विवरण कि सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। इसका पिता का नाम फिलिप, माता का नाम यहाँ ने दिया है, माता का नाम है ओलंपिया। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था, और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, और प्लेटो गुरु का नाम सुकरात। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, और सिकंदर का जल सेनापति था नियारकस। नियारकस। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे बोलते हैं हाइडे अस्फीज, या उसे बोलते हैं झेलम का युद्ध, क्योंकि यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया और वापस चला गया। बाद में फिर यहाँ से जाने के क्रम में सिकंदर का मृत्यु हो जाता है। कहाँ पर होता है? बेबीलोन में। ध्यान रखना है, बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ पड़ता है? इराक में। कब मृत्यु होता है? 323 ईसा पूर्व में। उसके बाद उसके जो सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, बाद में फिर हमला करने के लिए आते हैं भारत पर, और युद्ध हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है तो सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, और उसकी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाती है। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बहु कैफला। आगे आते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। घनानंद को हराने में चाणक्य, उसी का नाम है कौटिल्य, उसी का नाम है विष्णुगुप्त। किसकी मदद किया? चंद्रगुप्त मौर्य का, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। जब राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य, तो प्रधानमंत्री कौन बन गए? कौटिल्य, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से है, जिसका संबंध राजनीति से है।
चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। याद कीजिए कि 2 बौद्ध संगति हो चुका है। एक का नाम है, एक प्रथम बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु और दूसरा था कालाशोक। ठीक है, अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि किस धर्म का अनुयायी है? जैन धर्म का अनुयायी है। जैन धर्म का अनुयायी है। आगे तीसरा बौद्ध संगति होगा अशोक के समय। ठीक है, अभी चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे हैं, आगे देखिए। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के सरवनबेल गोला नामक स्थान पर बिताया और वहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है कर्नाटक के सरवनबेल गोला में 298 ईसा पूर्व में। कब होता है? 298 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो जाता है। आगे चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर जब बाद में आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा लिया था? भद्रबाहु से। जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज जिस समय आया था, कौन? सेल्यूकस निकेटर युद्ध करने के लिए, उसके बाद युद्ध हार जाता है। तो मेगास्थनीज एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति को राजदूत के रूप में इसको नियुक्त कर दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ध्यान रखना है, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? इंडिका। यहाँ पर इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त का मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ होता है? सरवनबेल गोला कर्नाटक में हो जाती है। आगे आते हैं बिंदुसार। आगे है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। तो मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। मौर्य वंश का सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आते हैं उसके बेटा बिंदुसार। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम है बिंदुसार और बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। अमित्र घात का अर्थ क्या है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने किया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मखलीपुत्र गोसाल। वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है भद्रसार। आगे आते हैं अब अशोक। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। कौन हुआ? अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम था शुभदांगी। क्या नाम था? शुभदांगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अशोक का पिता का नाम है बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और अशोक की माता का नाम शुभदांगी। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। अवंती पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अवंती पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की गुर्जरा क्या है? मास्की और गुर्जरा के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। देवनाम्पी प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व, ये ध्यान रखना है, ईस्वी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तौसली पर अधिकार कर लिया। तो कलिंग राजधानी कहाँ था? तौसली। कलिंग अभी वर्तमान में कहाँ? उड़ीसा। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा। तौसली पर अधिकार कर लिया। यह उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ध्यान रखना है, ये पूछा भी गया सवाल है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किसवें शिलालेख में मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के किसवें शिलालेख में? 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ध्यान रखना, इसमें अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है और इसका नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है। तो अशोक का दूसरा नाम अशोक वर्धन
और देवनाम प्रिय प्रियदर्शी। कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और इस बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने देते हैं? उपगुप्त। क्या नाम है? उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को दीक्षा दी है। नोट, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? ब्राह्मण धर्म का। कल्हन के राय तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का भी उपासक था। निग्रोध, ये ध्यान रखना है, क्या नाम है? निग्रोध। निग्रोध के प्रवचन सुन करके उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसका प्रवचन सुन करके अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? निग्रोध। और उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद दीक्षा किसे लिए? उपगुप्त से। ठीक है। 13वां शिलालेख, क्या नाम है? 13वां शिलालेख। अभी बताएं कि 13वां शिलालेख में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग की राजधानी कहां पर? तौसली। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन का बात कही गई है। मतलब युद्ध से अब दूर हो गए हैं, अब युद्ध नहीं करेंगे। ये सब बातें 13वां शिलालेख में कहा गया है। हृदय परिवर्तन हो गया कि आज के बाद कोई युद्ध नहीं करेंगे। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। याद कीजिए, ये जो आजीवक संप्रदाय है, कौन संप्रदाय है? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल। कौन था? मखलीपुत्र गौसाल। और ये बिंदुसार जो था, बिंदुसार किस संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? अशोक ने। जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर ये चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ज, ये सब किसका नाम था? गुफा का नाम था। कितना गुफा है? 4 गुफा। कर्ज, चौपरा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कौन से संप्रदाय के रहने के लिए? आजीविकों को रहने के लिए ये सब 4 गुफा का निर्माण करवाया। कौन करवाया? अशोक ने। कौन सा पहाड़ी में? बराबर पहाड़ी में। अशोक के पौत्र दशरथ, अशोक के पौत्र का नाम क्या है? दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। तो ध्यान रखना है कि अशोक का पौत्र का नाम है दशरथ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा? श्रीलंका। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और अशोक के पौत्र का नाम था दशरथ। इसका मतलब अशोक के बेटा महेंद्र, महेंद्र का बेटा दशरथ। ठीक है। आगे, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। शिलालेख क्या है? एक बड़ा सा पत्थर, ठीक है, और उसमें सब कुछ लिखवाना, उसे कहते हैं शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना है कि अशोक के शिलालेख में कौन कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादेत्री पेंथलर, कौन नाम है? पेंथलर ने की थी। और इनकी संख्या कितना है? 14। तो अशोक की शिलालेखों की संख्या कितना है? 14। और उसमें 13वां शिलालेख में क्या था? कलिंग युद्ध का वर्णन था। तो अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कहा गया है। आगे, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। ध्यान रखना है कि अशोक की शिलालेख को पढ़ने में पहली सफलता किसको मिला है? जेम्स प्रिंसेप को। कब? 1837 में। 1837 में पढ़ पाए थे। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक रहा। अब मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदर्थ। क्या नाम था? बृहदर्थ। तो मौर्य वंश में प्रतापी राजा में चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा, उसके बाद आए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद अशोक आए। ठीक है। और अंतिम राजा हुए बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था और इसकी हत्या इसके सेनापति, इसी का सेनापति पुष्यमित्र
शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींवें डाली। तो इस तरह से मौर्य वंश का समाप्ति होता है। मौर्य वंश का अंतिम राजा बिरादर, बिरादर का हत्या कर देता उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला पढ़े हम लोग हर्यक वंश। कौन वंश? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र का नाम उदयन। ठीक है, और सबसे अंतिम राजा नागदशक, सबसे अंतिम राजा नागदशक। अब हर्यक वंश के बाद आया कौन? शिशुनाग वंश। वंश शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग, और उसके बाद शिशुनाग बाद कौन आया? कालाशोक। कौन आया? कालाशोक। और कालाशोक के बाद नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। और उसके बाद नंदीवर्धन का हत्या कर देता है महापद्म नंद, और स्थापना होता है नंद वंश का। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, और उसका एक अंतिम राजा घनानंद, और घनानंद का हत्या चंद्रगुप्त मौर्य, और स्थापना होता है मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक, और मौर्य वंश का अंतिम राजा बिरादर, और बिरादर की हत्या पुष्यमित्र शुंग, और उसके बाद वंश आता है शुंग वंश। शुंग वंश तो कभी कभी सजाने के लिए देता है वंश का कर्म। ठीक है, पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश आया। तो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? हर्यक वंश के बाद शिशुनाग आया, और शिशुनाग के बाद कौन सा आया? नंदवंश, और नंदवंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। कौन सा वंश है? शुंग वंश। तो ये सब कर्म ध्यान रखिएगा। पहला हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। ठीक है, एक कर्म को सजा देना है। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। कहाँ ले गया? विदिशा, विदिशा ले गया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो ध्यान रखना, पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ को कराने में कौन आए हैं? पतंजलि, पतंजलि। तो पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? पतंजलि ने, पतंजलि। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? देवभूति, देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में किसने कर दिया? वासुदेव ने कर दिया। तो ध्यान रखना है, देवभूति की हत्या कर दिया वासुदेव, और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना कर दिया। कौन सा वंश? कन्नव वंश। फिर से बोलिए, पहला हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कन्नव वंश, शुंग वंश के बाद कन्नव वंश। आपको लाइन बाय लाइन यही याद रखना है, यहीं तक, हर्यक वंश लेकर के कन्नव वंश तक। ठीक है, कन्नव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। कन्नव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा। कन्नव वंश का स्थापना वासुदेव, किसने किया था? वासुदेव। अंतिम राजा सुशर्मा। आगे आते हैं सातवाहन राजवंश। सिमुख, क्या नाम है? सिमुख। सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था? सिमुख। सिमुख ने 60 ईसा पूर्व, इसको नहीं ध्यान रखना है, सिमुख ने सुशर्मा की हत्या कर दी। सिमुख ने किसकी हत्या कर दी? सुशर्मा की, और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपने राजधानी प्रतिस्थान गोदावरी नदी के किनारे। तो ध्यान रखना है, सातवाहन वंश का राजधानी कहाँ पर? प्रतिस्थान। कहाँ जगह? प्रतिस्थान। प्रतिस्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यहाँ पर सातवाहन राजवंश, सिमुख ने सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया? प्रतिस्थान, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, प्रतिस्थान कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। चेदी राजवंश, चेदी राजवंश लिखा हो ब्रैकेट में कलिंग। तो चेदी राजवंश कहाँ शासन किया? कलिंग में, कलिंग में। ठीक है, कलिंग का उड़ीसा, उड़ीसा में है। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था, राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, एक साथ नाम लिया जाता है, कलिंग राजा खारवेल। तो खारवेल
किस वंश का? चेदी राजवंश का। आगे आते हैं भारत के यवन राज। पहला बहुत संगति जो अजातशत्रु के समय हुआ, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश, ठीक है। दूसरा बहुत संगति कालाशोक, कालाशोक किस वंश से? शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। हर्यक वंश में कौन कौन हुआ? बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। कौन था? नागदशक। उसके बाद आते हैं शिशुनाग। शिशुनाग में शिशुनाग और कालाशोक और नंदीवर्धन। और उसके बाद आते हैं शिशुनाग के बाद नंदवंश। नंदवंश में महापद्मनंद और घनानंद। आनंद के बाद आते हैं मौर्ज, चंद्रगुप्त मौर्ज। उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बिरादत। और मौर्ज वंश के बाद शुंग वंश। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग। चलिए भारत के यवन राज। भारत के यवन राज, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। हिंद यूनानी, क्या नाम है? हिंद यूनानी। उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। पहले कौन हो जाएगा? हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। यूनानी और कुषाण अंतिम हो जाएगा। पहला हिंद यूनानी और अंतिम में कुषाण। बीच में आएंगे शक और पल्लव। याद हुआ? शुरुआत में कौन होगा? हिंद यूनानी, अंतिम में कुषाण, और बीच में कौन कौन? शक और पल्लव। पहले छोटा, उसके बाद बड़ा। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। आगे है शक, क्या नाम है? शक। यूनानियों के बाद क्या कौन आए? शक आए। यूनानियों के बाद शक आए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा है? 57 ईसा पूर्व में एक नया संवत, उसका नाम है विक्रम संवत। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम। ध्यान रखना है, शकों का सबसे प्रतापी शासक का नाम था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। उसके बाद कौन आए? कुषाण। पहले कौन सा आया? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी के बाद शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए। पल्लव के बाद कौन आए? कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल खरफिशेष। क्या नाम था? कुजुल खरफिशेष। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पेशावर कहाँ पर? अभी पाकिस्तान में। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कुषाणों की दूसरा राजधानी कहाँ थी? मथुरा। तो कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा, और उसकी पहले राजधानी कहाँ पर? पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क ने 78 ईस्वी में, कौन ईस्वी में? 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। क्या चलाया? संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है। कौन संवत कहलाता है? शक संवत, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। एक है 78 ईस्वी, क्या नाम है इसका? क्या है? 78 ईस्वी। और एक है 57 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, क्या नाम है? 57 ईसा पूर्व। और ये क्या है? 78 ईस्वी है। ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। दोनों का अंतर देखेंगे तो 135 आएगा। कितना आएगा? 135। देख लीजिए तो 57 ईसा पूर्व, 57 हो जाएगा। ईस्वी लाने के लिए पहले क्या होगा? ईस्वी कितना जोड़ेंगे? 57। और इधर कितना? 78 जोड़ेंगे। 8 7 15, 7 5 12 1 13। एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत के कहलाता है और जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो शक संवत 78 ईस्वी और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। और दोनों शक संवत और विक्रम संवत के बीच में अंतर कितने वर्षों का? 135 वर्षों का। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में ही कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। तो ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर। याद कीजिए, कनिष्क का राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर या पेशावर। और ये कहाँ पर था? पाकिस्तान के समय। पाकिस्तान के एरिया यहाँ पर कौन सा है? जम्मू कश्मीर। क्या चीज है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का स्थान कौन सा है? कुंडलवन।
तो बताइए कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगति होगा वो कहाँ होगा? कुंडलवन कश्मीर। और जो अजातशत्रु के समय होगा वो कहाँ होगा? राजगीर में। और कलशों के समय कहाँ होगा? वैशाली में। और उसके बाद आते हैं कौन? अशोक। अशोक के समय में कहाँ होता है? पाटलिपुत्र। तो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में परिचित बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। नॉट कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। देखिए दोनों में अंतर है। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए हैं? कुषाण। और सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने, और सर्वाधिक किसने? कुषाणों ने। ठीक है, दोनों सवाल में अंतर है। कनिष्क के राजवेद, कनिष्क का राजवेद का नाम क्या है? चरक। का नाम है चरक। आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना किया है। तो चरक संहिता की रचना किसने किया है? चरक। और चरक किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क का राजवेद क्या नाम था? चरक। इधर हो गया था। आज चलते हैं कनिष्क के राजकवि का नाम क्या है? आशुघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। तो बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? बुद्धचरित को। और बुद्धचरित की रचना किसने किया था? आशुघोष। कुषाण वंश का राजा है और इसका नाम है कनिष्क। कनिष्क के अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में अपना राजधानी स्थापित की। और दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। कनिष्क के कुषाण वंश का सबसे ये प्रतापी राजा था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति होती है प्रथम शताब्दी में। कितने शताब्दी में? प्रथम शताब्दी में। ठीक है, कहीं का लिखा आता है 58 ईस्वी में, लेकिन उसको मानिए प्रथम शताब्दी में। ठीक है, और इसके बाद ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो चौथी बौद्ध संगति हुआ था किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? आशुघोष को। उपाध्यक्ष आशुघोष को। आशुघोष क्या थे? इसमें राजकवि थे। क्या थे? राजकवि। और ये आशुघोष द्वारा एक पुस्तक रचित है, उसका नाम है बुद्धचरित। और ये बौद्धों का रामायण है। भारत का आइंस्टीन, क्या नाम है? भारत का आइंस्टीन। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन। इनकी पुस्तक के माध्यमिक सूत्र है। इनके पुस्तक का नाम क्या है? माध्यमिक सूत्र है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? कुजुल खडफिसेस। और अंतिम राजा वासुदेव। रेशम मार्ग, कौन मार्ग है? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? कनिष्क ने। रेशम बनाने के तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। ध्यान रखना है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। आगे है संगम युग। कौन युग है? संगम युग। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी। इसके पहले विदेशी आक्रमण करने वाले भारत पर पहला था हिंद यूनानी, और हिंद यूनानी के बाद आए शक के बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। अब आते हैं संगम युग। और संगम युग अब चले जाएंगे दक्षिण भारत में। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों, कौन कौन राज्य? चोल राज, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। तो तमिल प्रदेश में कौन कौन आएगा? चोल, चेर और पांड्य। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली किसका था? चोलों का था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? चोल राज। संगम युग का दूसरा राज चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, संगम युग का दूसरा राज कौन था? चेरों का था, आज जो आधुनिक कहाँ पर है? केरल में। संगम युग का तीसरा राज पांड्य का था। किसका था? पांड्य का, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित है। और कावेरी नदी कहाँ बहती है? ये मुख्य धारा कर्नाटक और तमिलनाडु इन है। कर्नाटक और तमिलनाडु जो कावेरी के दक्षिण में स्थित है। और इस नदी कहाँ थी? मदुरा। और मदुरै थे तो मदुरै कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें फिर से संगम युग कौन युग है? संगम युग। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चौल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, संगम युग अगर पूछेगा इसमें उत्तर भारत के दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली किसका राज था? चौलों का राज था। पूछा गया सवाल है, संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज कौन किसका था? चौलों का था। संगम युग का दूसरा राज किसका था? चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था।
संगम युग का तीसरा राज्य किसका था? पांड्य का, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी कहाँ पर? मदुरै। पूछा गया सवाल है कि पांड्य राज्य का राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै। अभी चोल चेर पढ़ के निकल गए, इसके बारे में फिर से विवरण पढ़ेंगे, ठीक है। चोल का संस्थापक कौन था? विजयालय, ठीक है। गुप्त साम्राज्य, कौन साम्राज्य है? गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। कहीं कहीं लिख देता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको मानता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। जिस तरह से जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। किसको? महावीर को। चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने महाराजा धीराज क्या नाम है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। अब भारत का इसे कहते हैं नेपोलियन। इसे कविराज भी कहा जाता है। क्या कहता है? कविराज। समुद्रगुप्त भी बहुत युद्ध लड़ा, ठीक है। नेपोलियन के जैसा ये बहुत सारा युद्ध लड़ा, इसलिए इसे कहते हैं भारत का नेपोलियन। इसे कहते हैं कविराज। क्या बोलते हैं? कविराज। समुद्रगुप्त विष्णु को उपासक था। किसका उपासक था? विष्णु का। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से ये लगाया जा सकता है। तो सवाल पूछा भी गया है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ये किससे पता चलता है? तो ऑप्शन में दिया था, एक ऑप्शन था उसमें कि उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से ये पता लगाया जाता है कि वह संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति लेख। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था? हरिसेन। हरिसेन। इसका पूछता संबंध किस राजा से? समुद्रगुप्त। प्रशस्ति लेख मतलब क्या होता है? प्रशंसा लेख। आज जो प्रशंसा किसके बारे में लिखेगा? राजा के बारे में लिखेगा। हरिसेन किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त, तो इसी का प्रशंसा लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में किसकी प्रशंसा की गई है? तो समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त प्रथम है, इसके पहले कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त से पहले क्या पढ़े थे हम लोग? चंद्रगुप्त प्रथम पढ़े थे नहीं? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। कौन आया? फाहियान। तो फाहियान किस समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फाहियान चीनी यात्री। आप लोग को चीनी यात्री का नाम बताना है, कौन कौन? पहला फाहियान, दूसरा भैंसान, तीसरा एती सिंह और आगे संयुगन। क्या हो जाएगा? संयुगन। तारानाथ तिब्बती लेखक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा उपाधि? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था। साव, क्या नाम है? साव। साव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। साव किसका राजकवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। हरिसेन किसका था? हरिसेन किसका है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे क्या कहा गया है? जिसे कहा गया है नवरत्न। नवरत्न कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती है, जिसे क्या कहते हैं? नवरत्न। तो नवरत्न, इसे ध्यान रखना है। नवरत्न किस दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा वंश? गुप्त वंश। कौन सा पढ़ रहे हैं? गुप्त वंश। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। महाकवि कालिदास, ध्यान रखना है, क्या नाम है? महाकवि कालिदास। संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। अग्रगण्य मतलब इन नवरत्न में एक आदमी कौन थे? कालिदास। कालिदास के अतिरिक्त इनमें कौन कौन थे? धन्वंतरी। ठपना, इसको नहीं याद करना, क्या नाम रखना है? धन्वंतरी। इधर अमर सिंह, बस दो आगे है, आगे वारामिहिर, क्या नाम है? वारामिहिर, ठीक है, बस तीन और एक चार। पहला कौन है? कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, उसके आगे अमर सिंह, और उसके आगे वारामिहिर। ये चारों का नाम ध्यान रखना है। एक किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। पहला कौन सा है? कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, तीसरा अमर सिंह, चौथा वारामिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त वन। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमार गुप्त वन, या उसे कहते हैं गोविंद गुप्त। क्या बोलते हैं? गोविंद गुप्त। कुमार गुप्त वन को कहते हैं गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त, ये कुमार गुप्त वन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ध्यान रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करते हैं? कुमार गुप्त प्रथम ने करते हैं। कुमार गुप्त वन का उत्तराधिकारी कौन होता है? अस्कंद गुप्त। क्या नाम है? अस्कंद गुप्त। कुमार गुप्त वन का उत्तराधिकारी अस्कंद गुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। तो अंतिम गुप्त शासक पे ध्यान रखना है, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। पहला कौन था? श्रीगुप्त। अंतिम कौन हो गया? विष्णुगुप्त। अब इसमें से पूछता है कि इनमें से कौन सा गुप्त साम्राज्य में नहीं आता है? तो पहला आएगा श्रीगुप्त, उसके बाद आएगा घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय बाद कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त के बाद अस्कंद गुप्त, और अस्कंद गुप्त के बाद विष्णुगुप्त। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख कौन सा जगह? एरन अभिलेख, कल पढ़े थे। एरन अभिलेख से सती प्रथा होने का साक्ष्य मिलता है। तो बताइए, एरन अभिलेख का संबंध, एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से। तो पहली बार किसी का सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तो बताइए, ये जो पंचतंत्र लिखा हुआ है किस द्वारा? विष्णु शर्मा द्वारा। और किस काल में लिखा गया है? गुप्त काल में। गुप्त काल में लिखा गया। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। तो आर्यभट्ट ने कौन सा पुस्तक? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ध्यान रखना है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। शूद्रक का लिखा नाटक, शूद्रक का लिखा नाटक कौन सा है? मृच्छकटिकम। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, या उसी का अर्थ है माटी का खिलौना गाड़ी। माटी का खिलौना गाड़ी किसका अर्थ है? मृच्छकटिकम का, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। ध्यान रखना है, शूद्रक का लिखा गया नाटक है मृच्छकटिकम, जिसका हिंदी अर्थ है मिट्टी का खिलौना गाड़ी। देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। ध्यान रखना है, देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। विशाख दत्त का और पुस्तक नाम बताइए? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, और देवी चंद्र गुप्तम। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है। तो ध्यान रखना है, कालिदास का एक कृति है, उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की वर्णन है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल। भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग गुप्त काल को कहा जाता है। आगे आते हैं वाकाटक राजवंश। कौन सा वंश है? वाकाटक। वाकाटक राजवंश की स्थापना बिंद शक्ति, पूछा गया सवाल है। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किए हैं? बिंद शक्ति, बिंदीय शक्ति। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति का वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक कौन है?
क्षत्रिय धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया। कौन कटवा दिया? शशांक। शशांक। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और जिसमें हर्ष की पराजय हुआ। कौन हर्ष? हर्षवर्धन। कौन सा जगह? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिससे हर्ष की पराजय हुआ। तो ध्यान रखना है किस नदी तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। तो हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है और जिसमें हर्ष की पराजय होती है। चीनी यात्री वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कई बार यह पूछा गया है कि वेनसांग चीनी यात्री था, वह किसी समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वेनसांग। वेनसांग किसके लिए आया था? ज्ञान अध्ययन करने के लिए और बौद्ध ग्रंथों को ले जाने के लिए। यही था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। ध्यान रखना है, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। बताइएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। समुद्रगुप्त हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास। कालिदास और बारहमीर। एक और अमर सिंह। क्या होगा? अमर सिंह। मेन याद करने बोले थे उसमें। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। किसने? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने किसकी रचना किया? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्षवर्धन को हिंदू सम्राट कहा गया, अंतिम हिंदू सम्राट। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है हर्षवर्धन को। आगे आते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लव वंश। कौन वंश है? पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची। कांची या कांचीपुरम। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ पर? कांचीपुरम या कांची। सवाल पूछा गया है पांड्य देश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य देश की राजधानी मदुरै। पांड्य की राजधानी मदुरै। ठीक है। अब पल्लव वंश का कांचीपुरम। कांचीपुरम। महाबलीपुरम के आकाश मंदिर। महाबलीपुरम के आकाश मंदिर जिन्हें कहा जाता है रथ का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने के द्वारा करवाया गया था। तो ध्यान रखना है इसमें। महाबलीपुरम के आकाश मंदिर जिन्हें कहा जाता है रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर की संख्या कितना है? 7 है। तो बताइए महाबलीपुरम के आकाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन सा राजा? पल्लव राजा। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश एलोरा। एलोरा के गुफा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। बताए थे एरा। क्या बताए थे? एरा। ए से एलोरा, रा से राष्ट्रकूट। खच बताए थे खजुराहो मंदिर चंदेल सास को। आगे बताए मप। क्या है? मप। मप है माँ से महाबलीपुरम, अपा से पल्लव। यहाँ पर पल्लव राजा कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। 10 कुमार चरित्र। क्या नाम है? 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किस दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। इस वंश के संस्थापक विद्यालय थे। यहाँ पर लिखना है चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश। इसका हेडिंग ही गायब कर दी है। याद कीजिए चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। याद है? जो बोले थे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। चोल वंश तमिलनाडु, चेर वंश केरल और पांड्य वंश तमिलनाडु। ठीक है। इस वंश के संस्थापक विद्यालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विद्यालय। यहाँ पर हम लोग चोल वंश और इस वंश के संस्थापक चोल वंश के संस्थापक विद्यालय थे। जिसकी राजधानी कहाँ थी? तंजाय या तो तंजौर या इसे बोलेंगे तंजावुर। जो लिखा देगा तंजाय, तंजौर या तंजावुर। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इसी में आएगा राजेंद्र तृतीय आएंगे। ठीक है। आगे चालुक्य वंश। कौन वंश है? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश है कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य वंश। 3 वंश 3 है स्थान का।
चालुक्य वंश कितना 3 है, एक कल्याणी का है, फिर आगे चलेंगे वातापी का है, फिर बेंगी का है, 3 का है। चालुक्य वंश से कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने किया था। ध्यान रखना है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था, तेलप द्वितीय ने की थी। राजधानी कहाँ पर, मायनिखेत। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। बिल्हन और कौन है, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा पुस्तक लेखक विज्ञानेश्वर, ठीक है। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। आगे मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था, विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था, विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है, बिल्हन, ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे उसमें ये सवाल होगा। विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है, बिल्हन। और मिताक्षरा के पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर। और ये जो बिल्हन है, बिल्हन है और विज्ञानेश्वर है, किसके दरबार में, किसके दरबार में, विक्रमादित्य 6 के दरबार में, विक्रमादित्य के 6 के दरबार में। आगे है चालुक्य वंश वातापी या बदामी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था। इसके पहले क्या पढ़े थे, कल्याणी, क्या पढ़े थे, कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय, और वातापी या बदामी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह। किसने करवाया था, जयसिंह। जिसकी राजधानी कहाँ थी, वातापी। वातापी है बीजापुर के निकट, बीजापुर मतलब कर्नाटक। इनमें सबसे प्रतापी राजा कौन है, पुलकेशन द्वितीय। तो बताइए चालुक्य वंश के वातापी या बदामी, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, पुलकेशन द्वितीय। यह पुलकेशन द्वितीय जो हरा दिया था किसको, हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को। किस नदी तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। एहोल अभिलेख, एक था एरन अभिलेख, एरन अभिलेख भानुगुप्त। ये कौन सा है, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, पुलकेशन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, एरन भानुगुप्त, उसमें सती प्रथा का जानकारी मिलता है। इसका लेखक कौन है, रवि कीर्ति। किसका, एहोल का, एहोल अभिलेख का ये लेखक कौन है, रवि कीर्ति। आगे आते हैं चालुक्य वंश से बेंगी। फिर से एक बार, कल्याणी चालुक्य वंश के संस्थापक, कल्याणी चालुक्य वंश के संस्थापक तेलप द्वितीय, और चालुक्य वातापी का जयसिंह। वातापी या बदामी चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह। आगे आते हैं चालुक्य वंश से बेंगी। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी कहाँ पर, बेंगी या आंध्र प्रदेश। बेंगी कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश। फिर से एक बार, तीनों है और तीनों ध्यान रखना है। चालुक्य वंश है, उसमें से चालुक्य वंश में 3 जगह। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलप द्वितीय, राजधानी मायनिखेत। और वातापी या बदामी चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह, राजधानी वातापी, राजधानी वातापी। और बेंगी चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी बेंगी, ठीक है, विष्णुवर्धन, इसका राजधानी बेंगी। आगे आते हैं राष्ट्रकूट। क्या नाम है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट से राजवंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट है राजवंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। इसकी राजधानी भी मायनिखेत। क्या जगह, मायनिखेत। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम। ध्यान रखना है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम किस वंश के, राष्ट्रकूट वंश के। तो बहुत बार यहाँ पूछा गया है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था, राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश के, राष्ट्रकूट वंश। इसलिए बोलते हैं एरा। कब बोलते हैं, एरा। ए से एलोरा, रा से राष्ट्रकूट। आज शास्त्र पूछेगा तो कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष किस वंश का, जैन धर्म का। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना किया है। कन्नड़ में किसका रचना किया है, कवि राजमार्ग। तो ध्यान रखना है, इसमें अमोघ वर्ष एक रचना किया है पुस्तक, और उसका नाम है कवि राजमार्ग। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। संस्थापक कौन था, दंतीदुर्ग। और इसका अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय। और कृष्ण प्रथम क्या किया था, कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। एलोरा
और एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में हिंदुओं, बौद्धों और जैनों की गुफाएं हैं। आगे आते हैं यादव वंश। कौन वंश है? यादव वंश। यादव वंश के संस्थापक किसने किया है? भेलम पंचम। राजधानी कहाँ पर? देवगिरी। देवगिरी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। आगे आते हैं होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश के स्थापना विष्णुवर्धन किया था। तो विष्णुवर्धन किसका स्थापना किया? होयसल वंश का। होयसल वंश का स्थापना विष्णुवर्धन। राजधानी कहाँ पर? द्वार समुद्र। क्या जगह? द्वार समुद्र। आधुनिक कहाँ पर? हेलीबीड। द्वार समुद्र अभी हेलीबीड। हेलीबीड कहाँ पर? कर्नाटक। आगे है कदम वंश। कदम वंश का स्थापना मयूर शर्मन। कदम वंश का मयूर शर्मन। तो यहाँ पर फिर से बार यादव वंश का भिलम पंचम, राजधानी देवगिरी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। कदम वंश का स्थापना मयूर शर्मन। गंग वंश कौन सा है? गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम। काकतीय वंश का बीटा प्रथम। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर। क्या हो जाएगा? मुंगेर। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इतना नहीं ध्यान रखना है, बस इतने। पाल वंश का संस्थापक हो जाएगा गोपाल। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। मुंगेर कहाँ? बिहार। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल। ये ध्यान रखना है, पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। विक्रमशिला विद्यालय बिहार में पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? बिहार में। ध्वस्त कर दिया गया है। विक्रमशिला विद्यालय का स्थापना किया था धर्मपाल। और नालंदा विद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। तो ध्यान रखना है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। आगे है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामन सेन। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। तो ध्यान रखना है कि जयदेव कौन है? जयदेव। जयदेव किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और इसके पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का ये अंतिम हिंदू शासक था। आगे आते हैं कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाला शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे। पहले कौन सा वंश? कारकोट वंश। दूसरा उत्पल वंश। तीसरा लोहार वंश। तो कश्मीर के राजवंश में 3 राजवंश ध्यान रखिए। पहला कौन है? कारकोट वंश। दूसरा उत्पल वंश। तीसरा लोहार वंश। लोहार वंश। दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पर कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश आया। कौन सा वंश? उत्पल वंश का शासन हुआ। और इस वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश का अवंती वर्मन और लोहार वंश का संग्राम राज। लोहार वंश का संग्राम राज। याद हुआ? फिर से एक बार, कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश का अवंती वर्मन और लोहार वंश का संग्राम राज। लोहार वंश का कौन हो जाएगा? संग्राम राज। संग्राम राज। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ और लोहार वंश के संस्थापक कौन हुआ? संग्राम राज। आगे है कामरूप का वर्मन वंश। इस वंश कामरूप अभी वर्तमान में कहाँ? असम का जगह असम। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। कौन था? पुष्यवर्मन। तो कामरूप का वर्मन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यवर्मन। इस रानी कहाँ था? प्रागज्योतिषपुर। क्या था? प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर। तो कामरूप का वर्मन वंश का संस्थापक पुष्यवर्मन, राजधानी प्रागज्योतिषपुर। आगे आते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। पहला का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। याद कीजिए, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश और एक राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, उसमें है गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। कौन सा है? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम।
आगे आते हैं गढ़वाल वंश, इसे बोलते हैं राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश है राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद। पूछा गया सवाल है कि जयचंद का संबंध किस वंश से है? गढ़वाल वंश, जयचंद, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। तो बताइए इसमें कि जो जयचंद था वह किस वंश से था? गढ़वाल वंश। और जयचंद को किसने मार दिया? मोहम्मद गौरी ने। कौन सा युद्ध में? चंदावर के युद्ध में 1194 में। ठीक है। चौहान या चौहान वंश, चौहान या चौहान वंश, इसी में आएंगे पृथ्वीराज चौहान। कौन आएंगे? पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। उसमें जयचंद सबसे अंतिम शासक, किसमें? गढ़वाल में। गढ़वाल वंश का अंतिम राजा जयचंद, जयचंद। और चौहान वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय को कहते हैं पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवरदायी, क्या नाम है? चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था, ध्यान रखना है। चंद्रवरदायी, चंद्रवरदायी किसके राज कवि था? पृथ्वीराज तृतीय का, जिसकी रचना है पृथ्वीराज राजसो। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजयी और गौरी की हार हुई। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई। कौन गौरी? मोहम्मद गौरी। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192। प्रथम में पृथ्वीराज तृतीय विजयी और द्वितीय में पृथ्वीराज तृतीय की हार। दोनों युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। आगे आते हैं परमार वंश। कौन वंश? परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज। आगे है चंदेल शासक। उससे पहले परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज, और इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज था। आगे है चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? ननूक। राजधानी कहाँ पर? खजुराहो। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। राजा भोज भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। क्या जगह? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन सा? मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। भीम प्रथम के सामंत, भीम प्रथम के सामंत विमल ने, विमल शाह। कौन सा? विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। तो ध्यान रखना है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विमल शाह, विमल शाह। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। ध्यान रखना है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। ठीक है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा। ठीक है। और मार्तंड, क्या नाम है? मार्तंड का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना है तीनों, मार्तंड का सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। कलचुरी चेदी राजवंश, कलचुरी वंश का संस्थापक कौकल था। कौन था? कौकल। कलचुरी वंश के संस्थापक कौकल। आगे सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। तो पूछा जाता है सवाल कि विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसका स्थापना किसने करवाया था? राणा कुंभा। खतौली, कौन सा है? खतौली। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खतौली का युद्ध 1518, ध्यान रखना है, खतौली का युद्ध 1518 किसके बीच में? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। खतौली का युद्ध 1518 में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, निर्माण राणा कुंभा। कलचुरी वंश के संस्थापक कौकल। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं ने। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण
बीमल शाह। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। चंदेल वंश के संस्थापक ननूक। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। सबसे शक्तिशाली राजा राजा भोज। राजा भोज। नारायण का कितना युद्ध? 2 युद्ध। 1191 1192। एक में पृथ्वीराज का तृतीय का जीत और दूसरे में हार। ठीक है। ये कौन सा वंश से है? चौहान वंश से। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश से। और जयचंद गहरवाल वंश से। गहरवाल वंश के अंतिम राजा। और जयचंद और मोहम्मद गरीब के बीच में युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध 1194 में। जयचंद की हार। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। कामरूप का वर्मन वंश के संस्थापक पुष्य वर्मन। इसकी राजधानी कहाँ पर? प्राग ज्योतिषपुर। कामरूप से ध्यान रखिएगा, प्राग ज्योतिषपुर। यह असम का पुराना नाम है, कामरूप भी और प्रयाग ज्योतिषपुर भी। कश्मीर के राजवंश कितने वंश? 3 वंश। कारकोट, उत्पल, लोहार। कारकोट का दुर्लभवर्धन, उत्पल का अवंती वर्मन और लोहार का संग्राम राज। सेन वंश के स्थापना सामन सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहते थे? जयदेव। जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। राजधानी मुंगेर। सबसे महान शासक धर्मपाल। स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिया था? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। गंग वंश का बजहस्त पंचम। कदम वंश का मयूर शर्मन। होयसला वंश का विष्णुवर्धन। राजधानी द्वार समुद्र। अभी वर्तमान में कहाँ पर? कर्नाटक। यादव वंश संस्थापक भीलम पंचम। राजधानी देवगिरी। राष्ट्रकूट वंश संस्थापक दंतीदुर्ग। राजधानी मानखेड़। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और इसने किसकी रचना किया है? कविराज मार्ग की। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा का मंदिर का निर्माण किस समय में? राष्ट्रकूटों के समय में। एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन की है। ठीक है। चालुक्य वंश, चालुक्य में कितना? 3। पहला चालुक्य में कौन? कल्याणी। इसकी स्थापना तेलप द्वितीय। कल्याणी का वातापी, चालुक्य वातापी का जय सिंह और चालुक्य बेंगी का विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। पल्लव वंश संस्थापक श्री विष्णु। राजधानी कांचीपुरम। महाबलीपुरम के आकाश मंदिर का जिन्हें कहते हैं रथ कहा गया है, का निर्माण किसने कराया था? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर की संख्या 7 है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में रहते थे। ठीक है।